जो नेगेटिव मीडिया, जो हिंदुस्तान की मीडिया ने जो इस आंदोलन को नेगेटिव दिखाने का प्रयास किया, उसने हमारा बड़ा सहयोग किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से उन साथियों का। भले ही उनकी विचारधारा मुझसे विपरीत थी, वो गलत तथ्यों को पेश कर रहे थे, लेकिन ये तथ्य जाकर के किसानों ने जब घरों में, अपने गाँव में, अपने खेतों में सुने तो वो इतना जागरूक हो गया, वो खुद समझदार हो गया और इस आंदोलन को मजबूत करने में जुट गया। सर 6 महीने के दौरान राकेश टिकैत जी को 4 बार धमकी मिल चुकी है, मोबाइल फ़ोन पर या टेलीफोन पर वैसे SMS किए गए हैं। अब एक्सटॉर्शन मांगी गई है 11,000 रुपये की, अश्लील जो है वीडियो भेजे गए हैं। इसके अलावा उन पर हमला भी हो गया था पिछले दिनों। तो ये कौन लोग हैं, उन पर कार्रवाई कितनी हुई है सरकार के द्वारा? ये एक और सफलता है इस आंदोलन की। इस आंदोलन की बड़ी सफलता है, जब विरोध करने वाले इतने घटिया स्तर पर उतर आए तो समझ लो हमने चोट सही जगह कर दी। धमकी मिल जाए, हमला हो जाए, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, या तो मुझे गोली मारी जाए, जिंदा रहते डरने का सवाल नहीं है। और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता मेरे पीछे है, किसी की ताकत नहीं है जो गोली से भी हमसे निपट ले। तो ये आंदोलन की सफलता है। धमकियाँ मिलती रहती हैं, कोई उससे परेशानी नहीं है। हम धन्यवाद करेंगे, कम से कम हमारी संज्ञान तो ले रहे लोग, धमकी भरी दें लेकिन हमें याद तो करते हैं। सर आपने कहा कि मीडिया नेगेटिव दिखा रहा है, उसको कौन डिसाइड करेगा नेगेटिव है या सही है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आपको। ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सच है क्या झूठ है? जब कैमरा को कहा जाता कि तू झूठ बोल, तब इस देश के, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता की वो आंखें जो सजग पहरेरी की तरह काम करती हैं, तब वो कहती, कैमरे से कहती है कि तू गलत दिखा रहा है। मैं सिद्ध करना चाहूँगा, यहाँ पर कैमरे आए जहाँ से मेरा बैरिकेडिंग लगा हुआ है आंदोलन की एंट्री के लिए, तो कायदा ये था कि कैमरे को आंदोलन की तरफ मुँह करता और तब दिखाता कि आंदोलन की स्थिति क्या है। कैमरे को उल्टा घुमा दिया गया और जहाँ रोड खाली था वहाँ दिखाया गया कि गाजीपुर बॉर्डर खाली, किसान जा चुके हैं, आंदोलन खत्म हो चुका है। इस तरह कैमरे को अंधा किया जाता है। तो ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता सिद्ध करेगी कि झूठ क्या है, सच क्या है, कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन आतंकवादी है, कौन राष्ट्रभक्त है। ये देश की 130 करोड़ जनता सिद्ध करेगी और उसने कर दिया। सारे आरोप खारिज। तो सर बैन तो आपने भी लगाया ना मीडिया पे ना, एक कोई चैनल वाला आकर के कह दे इस गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन पे एक सिंगल कि बैन लगा हो। आज ही जी हिंदुस्तान से हमारी सम्माननीय बेटी यहाँ पर आई थी, हम सब लोगों ने सम्मान किया, उसको बाइट दी। नहीं, विरोध नहीं हुआ मीडिया का यहाँ ना, विरोध नहीं हुआ। विरोध का मतलब ये है, मीडिया ऐसे लोगों की बाइट ले रहा है जो संगठन से या आंदोलन से संबंधित नहीं है, किसी तरह से भीड़ का हिस्सा बन के यहाँ आ गए। अब संगठन का तो मतलब ही नहीं है सर, जन आंदोलन है ये, तो अब तो कोई भी आ सकता है ना सर, या तो साहब जन आंदोलन हो। बहुत बढ़िया, वही मैं कह रहा हूँ, जो आप स्वीकार कर रहे हो वही मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर ऐसे लोग आ गए जिनका आंदोलन की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था और वो उलझुल भाषा का इस्तेमाल करते थे, लोगों ने उन्हीं के इंटरव्यू लेना पसंद किए। आखिर जो एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम जिम्मेदार लोगों की ही बाइट लें, जिम्मेदार लोगों से पूछें। गलत भाषा अगर कोई बोल रहा है, गलत आदमी है, तो उस भाषा को एडिट करके हम देश को दिखाएं, परोसना नहीं चाहिए। कभी कोई बात आ जाती तो आप लोग भी उसको बीप कर देते हैं। तो लोगों ने इस नैतिकता से गिरे हैं, लोग पतन हुआ है नैतिकता का, लेकिन वो कम लोग थे। मैं फिर भी इस हिंदुस्तान की मीडिया का और खासकर सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस आंदोलन की वास्तविकता को दिखाने में पूरी आंदोलन है, संगठन का आंदोलन है। ये हिंदुस्तान के सैकड़ों किसान संगठन हैं, जो उन सारे लोगों के द्वारा जो एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया है, ये आंदोलन उसका है। लेकिन जब हम ऐसे उद्देश्य के लिए निकले जो पूरे देश का भला करने वाला है, एक एक आदमी का भला करने वाला है, जो इस देश में 2 रोटी खाने का काम करता है, उसका जो आंदोलन है, तो हमें कह सकते हैं कि ये जन आंदोलन अब बन गया। लेकिन अगर सर कोई आदमी अगर किसी की आलोचना करता है, आलोचना करनी बहुत ज़रूरी होती है, अगर कोई नेता बन रहा है तो आप अपने लठे भेज देते हो, उसके पीछे लगा देते हो, उसे ढूंढो, पीटो, मारो। कोई उदाहरण नहीं, मीडिया वाला है, कोई उदाहरण नहीं।
कोई उदाहरण नहीं है। क्यों भेजेंगे हम? हमें तो फ़ायदा होगा ना। जितना नेगेटिव हमें दिखाया गया उतनी मजबूती हमारे आंदोलन की हुई, उतना ही हमारे किसानों का कमिटमेंट बढ़ा। उनको लगा कि हम क्यों गलत दिखाया जा रहा, तो हम तो धन्यवाद देंगे। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छपाए। सर, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से किसान सरकार का विरोध कर रहा है, उस तरह से जो यूपी का किसान है, उत्तराखंड का किसान है, वो उग्र नहीं हो रहा सरकार के नीतियों को लेकर। ये महत्वपूर्ण है। दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, दोनों जगह आंदोलन है। हम जिसका विरोध करते हैं वो हमारे विरोध को किस तरह ले रहा है। हम गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध करने वाले लोग हैं, अपने नेताओं से बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ दूसरी हैं। जिन्होंने सरकार बनाई, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना दुख दर्द बांटना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री से न मिलवा करके उस पर लाठी चलाई जाती है, उस पर गोली चलाई जाती है। और एक नया हथियार ईजाद किया है हरियाणा पुलिस ने, पत्थर। भाई पत्थर पुलिस कब से मानने लगी? तो इस तरह के जब काम करेंगे तो वो काम होगा। और उत्तर प्रदेश की बात कहें तो यहाँ पर ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस तरह का काम करने लगेगी तो हम किसी भी चीज़ का जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या सर आप यूपी सरकार से मिले हैं, अपनी बातचीत रखी आप लोग? यूपी सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर हरियाणा सरकार का क्या मतलब है? हरियाणा सरकार में उनके पर्सनल इशू हैं कुछ। हरियाणा की सरकार के से वहाँ के किसानों को पर्सनल इशू हैं। तो पर्सनल इशू तो आपके भी हैं? हमारे पर्सनल, जी बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल इशू हमारे भी यहाँ पर हैं, बिल्कुल हैं। और हम समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे टारगेट के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर जो केंद्र सरकार से ही पूरा होगा। हरियाणा सरकार का इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो जाता है कि अगर पंजाब से किसान चलता दिल्ली के लिए तो हरियाणा की पुलिस वहाँ पर लाठी चलाती है, गोली चलाती है और सड़क को खोदती है। जो गड्ढा मुक्ति की सड़क का नारा देने वाले लोग गड्ढे को सड़क को जेसीबी से खुदवाते हैं, तो जब ऐसे अनैतिक काम करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट फिर स्वाभाविक है कि दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं, किसान हैं, उन्होंने लॉकडाउन तोड़ दिए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या डर नहीं लगता ये किसानों को इस बीमारी से? नहीं, देखो, किसान एक ऐसा तबका है, अगर ये बीमारी से डर गया होता तो आज हिंदुस्तान बर्बाद हो गया होता। पिछले बार जो कोरोना आया और लॉकडाउन लगा तो आपने देखा सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सारी इंडस्ट्री बंद, सारे वैज्ञानिक अपने घरों में बंद, सरकार घर में बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तब हिंदुस्तान की जो फैक्ट्री थी, जो किसान चलाता था खेतों में रह करके, एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे नहीं हटा, इसने आगे बढ़ के जिम्मेदारी निभाई और गद्दी पर अपने जान लगा करके जिम्मेदारी निभाई। जो सरकार कहती थी कि मेडिकल के लोग, लाइन के लोग कोरोना वॉरियर हैं, स्वास्थ्य के लोग कोरोना उसके सुरक्षा वाले हैं, सफाई वाले हैं, हम सम्मान करते कि जो कोरोना वॉरियर थे। क्या किसान कोरोना वॉरियर नहीं था जिसने हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का पेट भरने के लिए अपने खेतों में जा करके, खेतों में समूह में काम होता है, खेतों में जाके काम किया और अपने पैदा किया फसल को, और आधे दामों में जो सरकार ने तय किया था उससे आधे दामों में सरकार को सौंप दिया कि हम बर्बाद हो सकते हैं लेकिन देश को भूखा मरने नहीं देंगे। इन शहरों में कुछ संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो कोरोना वॉरियर के नाम पर लोगों को सम्मानित कर रही हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देती हैं। और जो आपने बातें बताई हैं, किसान कितना काम करता है कोरोना महामारी में, किसी को भी इनाम नहीं दिया है संस्थाओं ने, ना कोई प्रशस्ति पत्र दिया है। जी ठीक, वो संस्थाएँ हैं, कुछ अच्छी संस्थाएं हैं, कुछ सरकार के द्वारा प्रायोजित संस्थाएं हैं, और जो अच्छा काम करते हैं उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। लेकिन आप दान को पात्र में डालेंगे तो दान है, कुपात्र में गया दान दान नहीं कहलाता। प्रायोजित जो समारोह होते हैं सम्मान के, वो सम्मान का विषय नहीं होता। और किसान सम्मान नहीं, एक मिनट, किसान सम्मान नहीं चाहता। हमारा बेटा सीमा पर गोली खा के प्राण देता है और देश की रक्षा करता है। हम खेतों में खड़े होकर के प्राणों की आहुति दे करके देश के 130 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारा सम्मान होना चाहिए, हम सम्मान का विषय नहीं है। ये हमारे नैतिकता से, हमारे धर्म से, धर्म जानते कौन सा? कृषि धर्म, धर्म को अन्यथा न लीजिएगा। हम कृषि धर्म के अनुयायी हैं। हमारा कृषि धर्म ये कहता है कि हमें किसी तरह की किसी का कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई उपकार नहीं चाहिए, हमें केवल अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य देना चाहिए। वो सरकार दे नहीं पा रही। मोदी सरकार ने आपको 2000 रुपये दे दिए हैं किसान सम्मान निधि के तौर पर, 4 दिन पहले प्रचार प्रसार काफ़ी किया गया है उसका। इसके अलावा जो है, जो डाई है, जो खाद कट्टा होता है, DAP है, उसमें भी जो पैसे घटा दिए हैं, सब्सिडी बढ़ा दी है मोदी सरकार ने। दो चीज़ें आपने कही हैं, एक 2000 रुपये वाली बात कही, उसका एक उत्तर मैं दूंगा अलग से। जो किसान सम्मान निधि है, सम्मान की जो निधि है, वैसे तो सम्मान का
खाली एक प्रशस्ति पत्र कागज़ का टुकड़ा ही बहुत बड़ी बात होती है। और अगर उसको आप रुपए में लेकर के आएंगे तो सम्मान निधि की राशि भी सम्मान नहीं होना चाहिए। 2000 रुपये दे के अपमान करना चाहते किसान का, ये स्वीकार नहीं है। या तो सम्मान निधि नाम हटा दें या राशि सम्मान नहीं कर दें। 6000 रुपये सालाना में किसान का कुछ नहीं बनने वाला। किसान को बहलाने का बहकाने का काम ना करें और इस तरह की सौदेबाजी करने का काम सरकार ना करे। इस सम्मान निधि का अगर उन्होंने घोषणा की है तो इस सम्मान निधि को कम से कम 6000 रुपये महीने एक किसान को मिलना चाहिए, तब किसान के परिवार को इसका सहारा होगा। यार हम गलती करेंगे और फिर उसका सुधार करेंगे और फिर ढिंढोरा पीटेंगे। पहले गलती की, वो जब किसान आंदोलन का दबाव बढ़ा, उनको लगा कि ये एक और पंगा हो गया, और फिर उस गलती का सुधार किया और फिर पीठ थपथपाएंगे कि हमने 700 रुपये कम कर दिए। भाई किस बात के कम कर दिए? 1200 रुपये में अगर 700 कम होते तब कम होते, 1200 रुपये की डीपी मिलने वाले तब कम होते। ये तो वही बात है ना कि कुछ भी बके जाओ, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। मोदी जी ने जो है रोए हैं, वो आंसू निकले हैं, कितनी सच्चाई है उनके आंसुओं में? देखिए, हम किसी के आंसुओं की सच्चाई और उस पर झूठ पे नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह हमारे टिकैत साहब के आंसू निकले थे और इस पूरे सरकारी तंत्र ने लग करके उन आंसुओं के लिए क्या क्या शब्द कहे थे, क्या उन शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के लिए करेंगे? और अगर भावनाओं की बात है कि कौन आंसू का क्या महत्व था, तो माननीय टिकैत साहब के आंसू इस देश के किसानों के लिए थे, देश के कल्याण के लिए थे। और मोदी जी के आंसू वो हैं कि जब कोई आदमी विफल हो जाता है, असफल हो जाता है किसी व्यवस्था को करने में, तब वो पश्चाताप के, मतलब पश्चाताप नहीं, वो फिर वो एक उसको लगता है आत्मग्लानि। ये आत्मग्लानि के आंसू थे। आप कमाल देखिए, बीमारी से जो भीड़ अस्पतालों में लगी हुई थी, कमाल का मैनेजमेंट है। उस भीड़ को अस्पताल से हटा करके और मरघटों में भीड़ लगा दी, कमाल का मैनेजमेंट। ये आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है? राजा रोता थोड़ी है भाई, राजा तो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करें जनता के लिए, आए निकल करके और किसानों की साथ बैठ करके बात करें, कानून वापस करें, एमएसपी पे कानून बनाएं और एक मजबूत कानून लेकर के आए जिससे देश का वास्तव में कल्याण हो। सर 2022 गरीब को घर दे देंगे, कितना पूरा होता दिख रहा है सपना ये सरकार का? देखिए, ये वादा करते हैं, ये वोट का व्यापार है। जब चुनाव आता है तो ये मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, ये वोट के व्यापार का एजेंडा होता है। तो इन्होंने वादे किए थे, अब वादों पे खरा उतरना तो किसी भी राजनीतिक दल की फितरत में नहीं है। हम इस सरकार की बात, हम किसी भी राजनीतिक दल की सरकार की फितरत में नहीं है कि वो वादों पे खरा उतरे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिनको हम वोट के लिए गुमराह करते हैं, अगर वो शिक्षित हो गए, अगर वो स्वस्थ हो गए, अगर वो सुरक्षित हो गए, अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, तो हमारे बहकावे में नहीं आएंगे। तो वो काम तो कभी नहीं करेंगे जिससे हम जिनको हम गुमराह करके वोट लेते हैं वो मजबूत हो जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो 2022 का चुनाव है, जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे ना आज पूरे करेंगे ना कल पूरे करेंगे, लेकिन जनता की मजबूरी है कि कोई नागनाथ है तो कोई सांपनाथ है। हमें या तो नागनाथ को चुनना है या सांपनाथ को चुनना है, ये मेरी संवैधानिक मजबूरी है। कि जब हमने आंदोलन शुरू किया था तब यही केंद्र सरकार के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग ये कहते थे कि हमारे कानून गंगा जल की तरह पवित्र हैं, इनके अक्षर सोने जैसे एकदम सुनहरे हैं और इनको हम बदलेंगे नहीं। देश को भी लगा कि आखिर किसान ऐसे क्यों बैठे हैं जब सरकार कह रही है कि हम किसी सूरत में इनको नहीं हटाएंगे, ये देश के हित में है, भले में है। लेकिन इन 6 महीने के दौरान सरकार को भी समझ में आ गया कि हमारे कानून बेहद कमज़ोर हैं। 11 दौर की जो वार्ता जनवरी तक मेरी हुई, उसमें इन्होंने 1 दर्जन संशोधन करने को तैयार हुए और अगले स्टेप में इन्होंने कहा कि हम इनको होल्ड भी कर लेंगे, आप आंदोलन वापस कर लें। हम लोगों ने कहा जब तक कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको फटकार लगाई और कहा कि ये कानून कतई देश हित में नहीं है, इनको रोका जाए। ये मेरी सफलता थी। दूसरी सबसे बड़ी सफलता ये है कि शुरुआती दौर में लोग समझ नहीं पाए थे कि ये कानून क्या है, और अगर हम अपने स्तर से समझाते तो बड़ा समय लगता। लेकिन सरकार की जो हठधर्मी थी